दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है द मार्शियन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट रिसर्च करने के लिए मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं कि तभी शेल्टर्स के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट को एक चेतावनी मिलती है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा और अगर ये यहाँ से जल्द नहीं निकले तो ये सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे। इसीलिए वो अपने मिशन को रोकने का फैसला करते हैं और पृथ्वी पर रवाना होने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते यह तूफान उनकी तरफ पहुंच जाता है। जब सभी एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की ओर रवाना होने के लिए अपने यान पर बैठने ही वाले होते हैं तब एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क वाटनी होता है उससे किसी चीज का मलबा टकराता है और वह चीज उसे उस तूफान में कहीं दूर बहा कर ले जाती है। इस मिशन की कमांडर मेलिसा लेविस मार्क वाटनी को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मार्क वाटनी को बचा नहीं पाती। अब साथ ही सबको ये लगने लगता है कि मार्क वाटनी अब मर चुका होगा, इसीलिए वह सब मंगल ग्रह को छोड़कर पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है तब हमें पता चलता है कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है। उसके पेट में एक रॉड घुसी हुई है और शायद यही कारण है कि उस रॉड ने उसके सूट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखा है। अब मार्क वाटनी को बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वह अपने शेल्टर्स के अंदर जाता है और अपने अंदर घुसी हुई रॉड को बाहर निकालता है। अब मार्क वाटनी को यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि वह उस तूफान में भले ही बच गया हो लेकिन वह आने वाले दिनों में जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि वह जानता है कि मेरे जिंदा होने की खबर नासा तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। और अगर किसी चमत्कार से नासा को यह पता भी चल जाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो भी उनको यहाँ तक पहुँचने में करीब 9 महीने का समय लगेगा और 9 महीने का मेरे पास खाना पानी कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है ताकि जब उसके मरने के बाद कोई ये वीडियो देखे तो वह जान सके कि मार्क वाटनी उस तूफान में मरा नहीं था बल्कि वह उस तूफान में बच गया था। अब मार्क वाटनी को यहाँ पूरे 21 दिन हो चुके थे और उसके पास जितने भी खाने पीने की चीजें होती हैं उसे वह एक एक करके गिनने लगता है। तभी उसके दिमाग में खेती करने का ख्याल आता है। वहाँ उसे कुछ आलू रखे हुए दिखाई देते हैं। अब वह इन्हीं आलूओं को बोने वाला था। मार्क पहले एक बॉटनिस्ट हुआ करता था तो उसे ये बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि इन आलूओं को बोने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब वह अपने काम आने वाली चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है। इसके लिए वह सबसे पहले शेल्टर के बाहर पड़े सभी एस्ट्रोनॉट के मल को लाता है। इस मल को वह खाद के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। वह अपने शेल्टर्स के अंदर खाली पड़ी जगह को पन्नी लगाकर सींच कर देता है ताकि वो उस जगह पर आलू बो सके। अब मार्क वाटनी बाहर से मिट्टी लाता है और उस मिट्टी को वह सींच की हुई जगह पर डालता है। अब वह उन आलूओं को काट काट कर मिट्टी में बोना शुरू कर देता है। अब बस जरूरत थी तो पानी की। पानी बनाने के लिए उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे गर्म कर दिया जाए तो इससे आसानी से पानी बन सकता है। अब वह इस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू कर देता है। मार्क हाइड्रोजन को जलाता है लेकिन उसकी सांसों से जो ऑक्सीजन आ रही होती है उस पर वो ध्यान ही नहीं देता, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फिर से कोशिश करता है और अब वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में कामयाब हो जाता है। अब मार्क को यहाँ लगभग पूरे 48 दिन हो चुके थे और वह देखता है कि यहाँ पानी बनना शुरू हो चुका है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें पृथ्वी पर नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर दिखाया जाता है जहां विंसेंट कपूर जो कि नासा के मार्स मिशन के डायरेक्टर होते हैं वो टैंडी सेंडर से मार्स पर अगले मिशन को भेजने की बात कर रहे होते हैं और इस पर वो इन्हें कोई जवाब नहीं देते। नासा की सैटेलाइट कंट्रोल में काम करने वाली एक एम्प्लॉई जिसका नाम मिंडी पार्क होता है उसको सैटेलाइट की मदद से मंगल ग्रह पर कुछ एक्टिविटीज होते हुए दिखाई देती है। इसका बस एक ही मतलब था कि वहाँ कोई ना कोई जरूर है जो कि ये सब कर रहा है। वह तुरंत इस घटना को सूचित करने के लिए अपने स्टाफ को बुलाती है और सबको इस घटना के बारे में बताती है। तब टैंडी सेंडर उससे कहते हैं कि इस चीज को प्रूव करो कि वहाँ कोई है। तब विंसेंट कपूर उन्हें बताते हैं कि मंगल ग्रह पर लगे सोलर पैनल को किसी ने साफ किया है और रोबोटिक कार यानी कि रोवर को चार्ज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। इसका जवाब देते हुए टैंडी सेंडर्स बताते हैं कि मार्क का बचना नामुमकिन है क्योंकि जब तक हम मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तब तक वह भूख के मारे मर चुका होगा। वहाँ के कानून के मुताबिक इन्हें इन तस्वीरों के बारे में दुनिया को 24 घंटे के अंदर बताना होगा। लेकिन टैंडी सेंडर्स मार्क वाटनी के साथियों को जो कि अभी पृथ्वी की ओर आ रहे हैं उनको इसके बारे में बताने से मना कर देते हैं कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है, वो उस तूफान में मरा नहीं था, ताकि कहीं वो अपने मिशन से भटक ना जाए। अब हम देखते हैं कि मार्क वाटनी नासा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा होता है। वह हर रोज अपने शेल्टर से कहीं दूर जा रहा होता है। नासा यह बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि वह हर रोज एक ही रास्ते पर बिल्कुल सीधे क्यों जा रहा है।
तभी विंसेंट कपूर को पता चल जाता है कि मार्क वाटनी उस जगह इसलिए जा रहा है ताकि वह हमसे संपर्क कर सके, क्योंकि उस जगह पर 1997 की एक ऐसी मशीन रखी हुई है जिससे वह हमसे आसानी से संपर्क कर सकता है। अब मार्क वाटनी को वह मशीन मिल जाती है। उस मशीन को वह अपने कैंप तक ले आता है, मशीन को चार्ज करता है और नासा से संपर्क साधने की कोशिश करने में लग जाता है। अब नासा को उस मशीन के जरिए एक सिग्नल मिलने लगता है और तब वो लोग मार्क वाटनी से एक अलग ही भाषा में बात करते हैं। अब नासा की और मार्क वाटनी की यह कन्वर्सेशन पूरी दुनिया देख रही होती है। नासा वाले मार्क वाटनी को बताते हैं कि हम तुम्हें मंगल ग्रह से पृथ्वी तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारे लिए मंगल ग्रह पर खाना भेजना चाहते हैं ताकि तुम लंबे समय तक जीवित रह पाओ। अब मार्क को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि नासा वाले उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मार्क उनसे पूछता है कि मेरे साथियों को जो कि मंगल ग्रह से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं उनको कैसा लगा जब उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ, मैं उस तूफान में मरा नहीं था। तो वह उससे बताते हैं कि हमने तुम्हारे जिंदा होने की खबर अभी तक तुम्हारे साथियों को नहीं दी है ताकि उनका ध्यान मिशन से भटक न जाए। इस बात को सुनकर मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें गाली लिखकर भेजता है। तब उसे बताया जाता है कि सोच समझ कर लिखो, क्योंकि हमारी जो बात हो रही है उसे पूरी दुनिया देख रही है। अब हम देखते हैं कि मार्क वाटनी के साथियों को जो कि मंगल ग्रह से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं उनको नासा की ओर से एक वीडियो मैसेज आता है और ये वीडियो मैसेज उनको किसी ने चुपके से सेंड कर दिया होता है, क्योंकि नासा वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मार्क वाटनी के साथियों को ये पता चले कि मार्क वाटनी अभी जिंदा है। और उनको इस वीडियो मैसेज के जरिए पता चल जाता है कि मार्क वाटनी अभी जिंदा है। इस बात को जानकर सभी क्रू मेंबर्स बहुत दुखी होते हैं और वो अपने आप को कोसने लगते हैं कि हम मार्क वाटनी को मंगल ग्रह पर मरने के लिए अकेला छोड़ा है। अब हम देखते हैं कि मार्क ने जो मंगल ग्रह पर आलू बोए थे वह उगाते हैं और मार्क इन आलूओं को खाना शुरू कर देता है। अब इधर नासा मार्क वाटनी को पृथ्वी पर वापस लाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वह पृथ्वी और मंगल की पोजीशन के हिसाब से यह अनुमान लगाते हैं कि हमें वहां तक पहुंचने में करीब 9 महीने का समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मार्क वाटनी का पूरा कैंप किसी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। वह तो इस ब्लास्ट में बच जाता है, लेकिन जो उसने अपने शेल्टर में फसल बोई थी, यानी जो उसने आलू उगाए थे, वह पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। उसके पास बस थोड़े ही दिनों का खाना बचा था, इसीलिए नासा उस तक बहुत ही जल्द खाना पहुंचाना चाहता था। अब वह एक रॉकेट में बहुत सारा खाना रखवाते हैं। जैसे ही वह इस मिशन को लॉन्च करते हैं तो शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह देखते हैं कि उनका रॉकेट धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहा है और वह अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। सबके चेहरे पर जो खुशी थी अब वह मातम में बदल जाती है, क्योंकि उनके पास बस यही आखिरी मौका बचा था मार्क वाटनी को बचाने का, और यह मौका भी उनके हाथ से निकल जाता है। अब मार्क वाटनी को जैसे ही पता चलता है कि मिशन फेल हो गया है तो वह बहुत दुखी होता है और नासा से बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप से कहिएगा कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, बल्कि मैंने मुश्किलों का सामना किया। ऐसे माँ बाप नसीब वालों को ही मिलते हैं। अब जैसे ही चीन की स्पेस एजेंसी को ये पता चलता है कि नासा का स्पेस मिशन फेल हो गया है तो यह लोग नासा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल चीन के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से मंगल ग्रह पर वो बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही एक एस्ट्रोडायनामिक्स जिसका नाम रिच होता है, उसके दिमाग में भी कम से कम समय में मंगल ग्रह तक पहुंचने का आइडिया आता है। इसलिए रिच तुरंत नासा से मिलता है और इस योजना के बारे में नासा को बताता है। रिच नासा को बताता है कि मार्क वाटनी के साथी जो कि मंगल ग्रह से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं वह पृथ्वी की तरफ तेजी से आएंगे और जब वह पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचेंगे तो हम वहां उन्हें खाना डिलीवर कर देंगे। वह पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद से पृथ्वी का चक्कर लगाकर फिर से मार्स के लिए रवाना होंगे, लेकिन वह कहता है कि हम मार्स पर उतरेंगे नहीं क्योंकि उनकी शिप में इतना फ्यूल नहीं होगा। तो वो रिच को कहते हैं कि जब वो मंगल ग्रह पर उतरेंगे ही नहीं तो वो मार्क वाटनी को बचाएंगे कैसे। तो विंसेंट कपूर उन्हें बताते हैं कि जैसे ही क्रू मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो मार्क वाटनी MFV की मदद से मंगल ग्रह की धरती से मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक आएगा और तब वहां पर मौजूद क्रू उसे बचा लेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक जान को बचाने के बदले कई लोगों की जान को दांव पर लगाना सही रहेगा क्या? मतलब जो मार्क वाटनी के साथ ही पृथ्वी पर पहुंचने ही वाले हैं मंगल ग्रह पर, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण से नासा के डायरेक्टर इस प्लान से इनकार कर देते हैं, लेकिन चुपके से किसी ने क्रू को इस प्लान के बारे में बता दिया होता है और वह सभी मार्क को बचाने का फैसला करते हैं और वह अपने हेमिस यानी कि जो उनका शिप होता है उसको मंगल ग्रह की तरफ मोड़ने लगते हैं। अब नासा देखता है कि जो शिप बिल्कुल सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा था वो धीरे धीरे अपना रास्ता बदल रहा है। नासा को यह तुरंत पता चल जाता है कि किसी ने इस प्लान के बारे में उनको बता दिया है। अब मार्क वाटनी मंगल ग्रह से ऑर्बिट तक जाने की तैयारी शुरू कर देता है। इधर चीन की टेक्नोलॉजी की मदद से क्रू को खाना पहुंचाया जाता है और यह सब पृथ्वी का चक्कर लगाकर अर्थ की ग्रेविटी की मदद से मंगल ग्रह तक जाने लगते हैं। अब मार्क को मंगल ग्रह पर लगभग 461 दिन हो चुके थे। वह पहले से कमजोर और पतला हो गया था क्योंकि यह सिर्फ उतना ही खाना या आलू खाता था जितने से बस उसकी सांसें चल सकें। अब मार्क वाटनी के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है
कि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के सहारे मार्क को ऑर्बिट तक पहुंचना है उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में फ्यूल बहुत ही कम है, इसीलिए उसे अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में लगी सभी भारी चीजों को निकालना होगा, जैसे कि रॉकेट का कम्युनिकेशन सिस्टम और रॉकेट के ऊपर का ढांचा। लेकिन यहाँ कईयों को लग रहा था कि ऐसा करने से उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रूस सबको बताता है कि मार्क को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर के ढांचे पर कोई ऐसी चीज लगाना होगा जिसके सहारे वह मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच सके, क्योंकि मंगल ग्रह का वातावरण इतना पतला है कि उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मार्स के एटमॉस्फेयर को झेलकर ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। अब मार्क वाटनी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर जाता है और जैसा उसको नासा ने बताया था वह वैसा ही करता है। वह अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर लगी सभी भारी चीजों को हटा देता है। वह किसी मजबूत चीज से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ढांचे को ढक देता है। अब वह दिन आ ही जाता है जब मार्क को इस मंगल ग्रह को छोड़कर पृथ्वी पर जाना था। अब इस मिशन को देखने के लिए आज जॉनसन स्पेस सेंटर के बाहर और न्यूयॉर्क स्क्वायर के बाहर बहुत भीड़ होती है। सभी लोगों की नजरें आज इन्हीं पर होती हैं। मार्क वाटनी अब नासा का स्पेस सूट पहनता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठता है, और जैसे ही वह अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि अगर आज वह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपने क्रू तक नहीं पहुंच पाया तो शायद आज उसका आखिरी दिन होगा। अब मार्क वाटनी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट करता है और मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक जाने लगता है। जैसे ही वह मंगल ग्रह की ग्रेविटी से निकलना शुरू करता है तो वो बेहोश हो जाता है, जिसके कारण नासा को उसका कोई भी मैसेज नहीं मिल पाता। इसी वजह से वहाँ सब परेशान होने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में एंटर करता है तो उसको तुरंत होश आ जाता है, और जैसे ही उसको होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का इंजन बंद हो जाता है और वह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में तैरने लगता है। मार्क के साथी जो कि मार्क को ऑर्बिट में पकड़ने वाले हैं, उनके सामने एक और चुनौती आ जाती है, और वो चुनौती ये है कि उनकी शिप की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और इससे निपटने के लिए वो लोग शिप के पीछे के हिस्से को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड काफी धीमी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मार्क वाटनी इन सबको दिखाई देने लगता है और उनकी कमांडर अपना सूट पहनने लगती हैं। उनको एक रस्सी से बांध दिया जाता है और वह मार्क को बचाने के लिए शिप के बाहर निकल जाती हैं, और जैसे ही वह मार्क की तरफ बढ़ रही होती हैं तो उनकी रस्सी कम पड़ जाती है। मार्क उनसे बस थोड़ी ही दूरी पर होता है, इसीलिए वह अपना दिमाग लगाता है और वह अपने सूट में एक छेद करके उड़ता हुआ कमांडर तक पहुंचने लगता है। वो उन तक लगभग पहुंच ही जाता है कि तभी उसका अपनी कमांडर से हाथ छूट जाता है और अब वो उनसे दूर जाने लगता है कि तभी वह कमांडर की रस्सी को पकड़ लेता है, और उसके बाद वो दोनों शिप के अंदर आ जाते हैं और इस तरह उसकी जान बच जाती है। इधर पृथ्वी पर जैसे ही सबको पता चलता है कि मार्क वाटनी को बचा लिया गया है तो सब बहुत खुश होते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जब एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम में मार्क वाटनी स्टूडेंट को कुछ बता रहा होता है कि कैसे उसने करोड़ों मील दूर एक ग्रह पर जिंदा रहने के लिए अपनी ही पोटी से खेती की। मार्क बताता है कि वह स्पेस है, आपके मुताबिक काम नहीं करता। किसी मोड़ पे आपके सामने मुश्किलों का ढेर लग जाएगा, हर चीज बिखर जाएगी और आप कहेंगे कि बस यही मेरा अंत है। ऐसी मुश्किल घड़ी में आपको हार नहीं मानना है, बस आपको काम पर लग जाना है। पहले आपको एक चीज हल करनी है, फिर दूसरी चीज हल करनी है, और आप ऐसे ही करते करते एक ना एक दिन अपने घर वापस आ ही जाएंगे। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी का बजट था $108 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाई की थी $630 मिलियन की, और IMDb पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 8 आउट ऑफ 10। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।